अब हम आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करते हैं विद द यूज़ ऑफ एग्जांपल्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जिससे आपको लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इजी लगने लगेगा। लेट अस से कि दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, और इन दोनों के बीच में अभी हम फर्स्ट केस लेते हैं। अब फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है, और काइनेमेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। अब हमने क्या करा फर्स्ट केस के अंदर कि नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एफ लगाई, और इस केस के अंदर जो ग्राउंड के बीच में और ब्लॉक 1 के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, मतलब कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ माना गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है इस केस के अंदर कि A1 क्या होगा और A2 क्या होगा। A1 यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड A2 यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। अब हमको क्या दिया हुआ है, इस केस के अंदर ही दो केस दिए हैं A और B, जिसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं F = 45 न्यूटन, और B जिसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं 75 न्यूटन। अब जब हमको ऐसी प्रॉब्लम दी होती है तो हमको सिस्टमैटिक वे में नीचे चलना होता है। तो हम कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इन सर्फेसिस के बीच में म्यूएस लगेगा या म्यूके लगेगा। ठीक है, अगर हम सपोज करें कि म्यूएस का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कोई भी क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या दोनों एक ही स्पीड से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे ऊपर वाला ब्लॉक को एनालाइज करते हैं। अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या है कि कोई और फोर्स नहीं लग रही, अगर ये आगे मूव करेगा तो सिर्फ अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है, म्यूएस इंटू एन। आपको पता है म्यूएस इंटू एन कितना होता है, म्यूएस इंटू एन। एन क्या होगा यहाँ पर mg, n = mg होगा। ठीक है, तो अब हमने A max कैलकुलेट करा। A max यानी A2 max यानी ये A2 max है, 2 यानी A max इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हमने इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, वो आई 0.4 इंटू एन। एन जो है mg, m क्या है 5। ओके, जस्ट टेक केयर यहाँ पे और कुछ ना पुट करें। n जो होगा सिर्फ इसका मास वाली वो होगा, फोर्स होगी n म्यूएस इंटू mg अपॉन m। आपको पता है न्यूटन लॉ से जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर हम g = जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आप ले लें सीधा g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे वैल्यू आपकी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से आगे जा सकता है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, एक्सेलरेशन से। अब हम क्या करते हैं, लेट अस से कि इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये एक ही स्पीड से आगे जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जब एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे होंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा कि टोटल एक्सेलरेशन सबकी दोनों की सेम होगी। इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो भी इसी की एक्सेलरेशन होगी, और वो ही पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको एज अ पूरा सिस्टम कंसिडर करें तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, एक F। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं पूरे सिस्टम की, वो क्या आई F अपॉन m + m। ठीक है, F यहाँ पर अब आप केस A डाल रहे हैं, हम केस A के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो F अगर आप यहाँ पे 45 डालेंगे और m + n यहाँ पे 15 डालेंगे तो क्या बचेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो हमारी, लेकिन हमने देखा था कि ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो क्या आ सकती है इसके लिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस केस के अंदर जो हमारी कॉमन एक्सेलरेशन है और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है। तो इस केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा जब हम 45 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर नहीं होगा तो ये ब्लॉक भी सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। अब इस केस के अंदर
ठीक है, जब ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है तो इस केस के अंदर इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगेगी, ठीक है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू, ये इसके इक्वलेंट नहीं होगी, ओके, इस केस के अंदर, ए केस के अंदर ये नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, m इंटू ए, ठीक है, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करी 3, ठीक है, तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी F2, लेट अस से कि F2 है, जो इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको छोटा ले लें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो, ये तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन होता है, ठीक है, तो F2 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये 3 है, दैट इज 15 न्यूटन, ठीक है, तो सिर्फ इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी, ना कि अपनी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि μs इंटू एन है, ठीक है, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब हम आते हैं कि जब F इज इक्वल टू 75 न्यूटन लगती है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉमन कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आई 75/15 जो इसी फॉर्मूले से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, बट ये तो कॉमन वेलोसिटी है, ठीक है, बट जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के लिए वो क्या है, हमने कैलकुलेट करी थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ए कॉमन जो आपकी आ रही है दैट इज ग्रेटर देन ए मैक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ब्लॉक है ना, ये इसके ऊपर स्लिप करेगा, मतलब ये सपोज करो किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, बट ये उतनी एक्सेलरेशन से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा कि स्लिपिंग होगी, मतलब लेट अस से कि 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, लेट अस से ये हैंड है मेरा और इसके ऊपर मैं हैंड के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं, तो ये दोनों साथ जा रहे हैं अभी। अब इसके ऊपर क्या है कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन थी, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई चीज नीचे वाली अगर हम तेज भगाते हैं तो कभी कभार ऊपर की चीज वहीं पे रह जाती है, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा वो वाला स्टंट जो होता है, डाइनिंग टेबल होती है और उसके ऊपर कुछ रखा होता है, जैसे कटलरी वगैरह रखी होती है और नीचे से वो लोग कपड़ा खींच लेते हैं। वो कैसे खींचते हैं, क्योंकि उस केस के अंदर वो जो फोर्स लगाते हैं वो इतनी ज्यादा होती है कि रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। लेट अस से कि ये कटलरी है, ठीक है, और ये कपड़ा है, अगर इस कपड़े के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स लगाएं तो क्या होगा कि ये यहीं का यहीं रह जाएगा, ये इसके साथ मूव नहीं करेगा, और इसे कहते हैं हम रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपकी ये स्लिपिंग कंडीशन आ गई, यहां पे आपकी स्लिपिंग होगी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अब जब स्लिपिंग होगी, ठीक है, उस केस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर अब क्या होगा, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है रिलेटिव इसके, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके ऊपर स्टैटिक नहीं है बल्कि रिलेटिव मोशन इसके अंदर है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डालेंगे म्यू, और इसके अंदर एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू A2 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन अपॉन एम। अब n और m की तो वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है, तो म्यू के की वैल्यू 0.3 और n से m जाएगा, यहाँ पे g आएगा, म्यू के इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लेट अस से कि हमको इस ब्लॉक को एनालाइज करना है, इसकी तो हमको एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप देखें कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि अब काइनेमेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इससे ज्यादा इसकी एक्सेलरेशन नहीं आएगी इस केस के अंदर, क्योंकि ये मूव करना चालू कर गया है और इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं, इस ब्लॉक को हमको कैसे एनालाइज करना पड़ेगा, लेट अस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, दैट इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन, ठीक है। और अब यहां से क्या होगा कि क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको पीछे पुल बैक करने की कोशिश करेगा, मतलब जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी उस ब्लॉक की वजह से वो क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या करा था, जो ये ऊपर वाला 5 kg वाला ब्लॉक था, इसके ऊपर फ्रिक्शन ने क्या करा था, इसको आगे मूव करने की कोशिश करी थी, ठीक है, इसने इसको आगे फेंका था, ठीक है। बट नीचे वाले ब्लॉक पे क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू के, ठीक है, इनटू एन, दैट इज एन जो इसके ऊपर है, इस ब्लॉक के ऊपर, अपॉन स्मॉल m, दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी, और ये कितना आएगा
सॉरी दोबारा एक मिनट होल्ड। अब हम क्या करते हैं कि हमने इस पार्ट को तो एनालाइज कर लिया, अब हम इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अभी आपको बताता हूं मैं। अब हम क्या करते हैं कि A2i हमारी ऊपर वाले ब्लॉक की, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नीचे वाले का। ठीक है, नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया था, ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F इस डायरेक्शन के अंदर जो कि 75 न्यूटन थी। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर नीचे वाला पार्ट तो स्मूथ है, ठीक है, बट ऊपर से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा था। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये कितना होगा 15 न्यूटन, F2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो सेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। ठीक है, अब 75 न्यूटन आगे लग रहा है, 15 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो हमारी इस ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन कितनी आई, A1, जैसे मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन कन्वर्ट करने के लिए F माइनस F इज इक्वल्स टू M2 इंटू A1, लाइक M1 इंटू A1। ठीक है, M1 इसका ब्लॉक का मास है, तो इससे कितना आया, ये F माइनस F करेंगे तो कितना आया 75 माइनस 15 दैट इज 60 इज इक्वल्स टू, और M1 कितना है 10 A1, तो इट इम्प्लाइज A1 कितना आया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले की एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर वाले की एक्सेलरेशन है इन द, ऊपर वाले की जो एक्सेलरेशन होगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसी कंसेप्ट को अगर हम आगे लेके जाएं, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज करा है सिर्फ इस प्रॉब्लम के अंदर। हम क्या करते हैं कि फोर्स अभी हम नीचे लगा रहे थे, अब हम ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और हमको दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर F इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन है और F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन पे इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, और दोनों के अंदर इनकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेमेटिक और स्टैटिक सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम सिमिलरली अप्रोच करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या मूव करेगा, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मूव करेगा, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन तक मूव कर सकता है, उसके आगे नहीं मूव कर सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटेशन होती है कि μs इंटू एन होता है। ठीक है ना, μs इंटू एन या μk इंटू एन होता है, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। और एन आपको पता है कांस्टेंट है, मतलब एक बॉडी के लिए कांस्टेंट ही रहेगा m इंटू जी, और μs या μ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो एक लिमिट के बाद नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकाली, वही μs इंटू एन, μs इंटू एन मतलब μs जो होगी इसकी मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो कितना है 0.4, और मान लिया कि ये मतलब अभी स्लाइडिंग मोशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ये इसके साथ ही मूव कर रहा है, तो उस वक्त लगेगी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो उसके लिए आया n। अब μs इंटू एन ये आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब n की वैल्यू क्या होगी, वही ऊपर वाली जो होती है, आपको बताया था कि लेट अस से कि ये ब्लॉक 5 है, मतलब ये 5 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर n लगेगी और नीचे mg लगेगी। तो ये जो n होती है ये नीचे वाले ब्लॉक पे भी लगती है। ये जो 10 kg ब्लॉक का अगर हम देखें, ये 10 kg का है, तो नीचे लगती है यहाँ पे n। ठीक है, तो और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रही है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो n होगा सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। कहीं आप जो ग्राउंड की तरफ से एक और जैसे n2 आएगा, ठीक है, इसको कंसिडर ना करें, सिर्फ इसको कंसिडर करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में लग रही है। तो जिन दोनों सर्फेसेस के बीच में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, उनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वो ही कंसिडर करते हैं, दूसरा वाला नहीं करते। ठीक है, तो अब ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस केस में भी क्या आएगा, mg ऊपर वाला मास इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब क्या है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब जो बनी वो बनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू m, यहाँ पे बड़ा वाला मास,
मतलब क्योंकि इसके ऊपर अगर हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ मैं, लेट अस से कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसके ऊपर क्या लग रही है, इसकी वजह से ये F की वजह से आगे जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनी, ये 10 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, ठीक है ना। ये जो M आती है ये उसके लिए आती है जिसके लिए हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे तो आया मास बड़ा वाला M, लेकिन N के अंदर क्या है, स्मॉल m है, ये ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। मतलब इक्वेशंस थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाए, ना कि आंख बंद कर कर, ठीक है। तो ये जो मास आया ये 5 kg का आया, नीचे आया 10 kg का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, g हमने 10 लिया, तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक दूसरी अप्रोच से भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था, उसके अलावा दूसरी कंसेप्ट हम अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब उसको ये थोड़ी बेटर अप्रोच है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एफ मैक्स निकालते हैं। मतलब एफ मैक्स क्या है, ये एफ मैक्सिमम वो एफ मैक्सिमम है जब तक इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा, ये दोनों सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन से आगे जाते रहेंगे। वो एफ मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या आएगी m प्लस एम इंटू ए मैक्स। ये कैसे आया, क्योंकि लेट अस से कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, ए मैक्स, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये मूव नहीं कर सकता, बट इसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कितने से ही मूव कर सकता है। तो जब इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी, उसी एक्सेलरेशन पे ये मूव कर रहा होगा, तो हमारा एफ मैक्स आएगा। एफ मैक्स क्या है, वही हमारा जब रिलेटिव मोशन ना हो। तो हमने यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू डाली, तो एफ इज इक्वल्स टू टोटल सिस्टम ले लेते हैं, लेट अस से, तो दैट विल इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए मैक्स। ये m प्लस एम 15 हुआ, और ए मैक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी 30 न्यूटन। अब ये क्या सिग्निफाई करता है 30 न्यूटन, कि अगर हम कोई भी वैल्यू लगाएं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पर, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएं यहाँ पर कोई भी F 30 न्यूटन तक अगर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे, तो ये ब्लॉक्स जो हैं दोनों साथ मूव करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही 30.1 होता है, उस टाइम पे क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट टेक केयर। अब हमको जैसे दो पार्ट एनालाइज करने के लिए दिए हुए हैं, F इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन और F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन। इन दोनों का हमको अलग अलग देने का क्वेश्चन का पर्पस क्या था, क्योंकि 25 न्यूटन जब लगती है तब क्या है कि ये दोनों ब्लॉक्स एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, बट जब 45 न्यूटन है उस टाइम पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये 30 को क्रॉस कर गया, ठीक है। अब हम पहला केस सिमिलरली एनालाइज करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में करा था। तो वही है, ए कॉमन वेलोसिटी निकाली हमने, वो क्या आई 25/15, 25 फोर्स लग रही है, और इसको हम सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि ये अभी उससे मूव, लेट अस से कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, यानी इनके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो हम इसको एक पूरा सिस्टम ले लेते हैं। तो वो आई 25F और टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 15, तो ये आई ए कॉमन 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है, ये ए कॉमन वेलोसिटी, ये ए कॉमन एक्सेलरेशन, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी, ये इस केस के अंदर आगे सेम एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। अब जब हम दूसरा केस लेते हैं, तो उसके अंदर हम अगर ए कॉमन लगा लें, मतलब अगर हम माने कि ये दोनों, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आई, ए कॉमन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, वो गलत प्रूव हो गई। तो फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करेंगे, और इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको एनालाइज करने के लिए देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो ऐसे ब्लॉक्स वाले, तो अब सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, 10 kg वाले ब्लॉक का, ठीक है, तो ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू के डालेंगे, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
ये जो F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये आगे की तरफ लग रही होगी, इसकी टेंडेंसी होगी इसको आगे खींचे, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है वो पीछे लगती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो F इज इक्वल्स टू, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, दिस F इज इक्वल्स टू मास m इंटू A1, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक के लिए। तो F कितनी लग रही है हमारी, म्यू के इंटू n, ठीक है, इतनी लग रही है, और n की वैल्यू क्या है, mg। तो हमने क्या पुट करा, इट एम्प्लाइज म्यू के इंटू mg अपॉन m, दिस इज इक्वल्स टू A1, ठीक है। तो A1 हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, म्यू के की वैल्यू डालेंगे, इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10, 10 से 10 गया, तो इट एम्प्लाइज A1 की वैल्यू क्या आई, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपकी आ गई एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक की, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऊपर वाले ब्लॉक का। वो कितना होगा, ये लेटर सपोज कि 5 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F ऊपर, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो F माइनस F कितनी थी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू म्यू के इंटू एम जी, F माइनस म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू A2, ठीक है। अब F की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 45, ठीक है, 45 माइनस म्यू के 0.3, m5 एंड 10, 0.3 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू A2। इससे क्या वैल्यू आई, 30 इज इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे, 45 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 A2, इट इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, दिस इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई ये आपकी आई A2 की, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक यहाँ पे आपने देखा ये आगे मूव कर रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और नीचे वाला कर रहा होगा आगे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आपने देखा दोनों एक्सेलरेशन अलग हैं, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, यानी ये थोड़ा तेज आगे जा रहा होगा, ये थोड़ा कम, ठीक है। अब हम आते हैं इसके थर्ड केस के अंदर। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग केस है। इसके अंदर हमने क्या करा कि जैसे पहले तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो था ही, फ्रिक्शन था। अब हमने क्या करा, ब्लॉक नीचे वाले के पास फोर्स F लगाई और इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि दो सरफेस हो गए जिनके बीच में फ्रिक्शन है, एक तो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 और ग्राउंड एंड ब्लॉक 1, ठीक है। अब इन तीन केस, इसके लिए हमने 3 केस के एनालाइज करना है, जिसके अंदर F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन है, और B पार्ट के अंदर F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन है, और C इज इक्वल्स टू 90 न्यूटन है, और तीनों केसेस के अंदर A1 A2 निकालनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि A पार्ट के अंदर, ठीक है, A पार्ट को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कितनी फोर्स लगानी चाहिए कि ये जो पूरा ब्लॉक है एक्चुअली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लेट अस से कि अभी तो ये सपोज करो रेस्ट पर है, लेकिन ये इतनी फोर्स ही ना लगा पाए हम कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे लेट अस सपोज कि कोई F है, ठीक है, और मैक्सिमम इससे हमको मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम फोर्स मतलब ये स्टैटिक फोर्स है मैक्सिमम, ठीक है, मतलब इसके बाद ये पूरा सिस्टम थोड़ा मूव करना स्टार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसके लिए क्या होगा, म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी, म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस 1, यहाँ पे आएगा म्यू एस 1 इंटू एन, जो ऊपर एन कितना होगा, n1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 15 इंटू जी। तो हमारे F मैक्स कितनी आई, 30 न्यूटन। तो अब हमने पहले ही केस में देख लिया कि जब तक हमारी 30 न्यूटन नहीं लगेगी तब तक ये पूरा सिस्टम आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो पहला केस है उस केस के अंदर क्या हो गया, ये लग रही है हमारी 15 न्यूटन जो कि कम है 30 न्यूटन से। इसका मतलब दोनों एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आए इसके B पार्ट के अंदर।
और बी पार्ट के अंदर हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन है विच इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन। अब हम इसका एक और चीज एनालाइज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले केसेस के अंदर करा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कब होगा, हमको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी एक्सेलरेशन लगानी पड़ेगी, कि कितनी एक्सेलरेशन होगी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि A2 मैक्स निकालते हैं। A2 मैक्स यानी इसकी कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इस पार्ट की, इस ब्लॉक की कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, जैसे हमने पहले पार्ट्स में करा μs2 इंटू n2, दिस इज μs2 इंटू n2 अपॉन m, μs जो इनके बीच में लग रहा है इंटू n2, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगा, ये क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू A2, ये कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है हमारा, ये मैक्सिमम इतनी एक्सेलरेशन से आगे जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं, अब हम फोर्स निकालते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी फोर्स के बाद हमारी रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फोर्स की कितनी वैल्यू हो कि इसके बाद ये इसके रिलेटिव स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, F मैक्स माइनस Fk1 इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू A2। अब अभी हमने ये एनालाइज करने के लिए क्या सपोज करा कि लेट अस सपोज कि ये एक ही ब्लॉक है, मतलब इनके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये 15, अगर हम मान लेते हैं ये 15 kg का एक ब्लॉक है, तो इस 15 kg ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो F इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम है, अगर हम एक पूरे सिस्टम का बनाए, लेट अस से कि एक सिस्टम हो गया हमारा 15 kg का, ठीक है, तो इसके अंदर F आगे लग रही होगी, एक ग्राउंड की वजह से नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी Fk1, ठीक है। अब Fk1 होगी दैट इज इक्वल्स टू, अब इनकी लॉज ऑफ मोशन के अंदर इक्वेशन लगाएं तो F माइनस Fk1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू A जो है हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने F मैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे A की जो वैल्यू डाली वो डाली A मैक्सिमम, मतलब कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ठीक है। तो हमने F मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो m प्लस m कितना है 15 इंटू A2 मैक्स, A2 की वैल्यू हमारी 4 थी, दैट इज 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60 प्लस Fk1, मतलब ये तो मूव कर रहा है पूरा ब्लॉक, तो उस केस के अंदर हम काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, दैट इज 0.1, तो 0.1 इंटू जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन n1 कितना होगा, अगर मतलब यहाँ पे म्यू इंटू n होता है, तो यहाँ पे n कितना होगा इसके मास के इक्वल, दैट इज 15 kg, तो 15 इंटू जी, 15 इंटू जी, ठीक है। तो ये हमारी टोटल आई 75 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी वैल्यू फोर्स की 30 और 75 के बीच में होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक्स तो मूव कर रहे होंगे आगे, बट इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई, और जब इसको भी एक्सीड कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक्स भी आगे जा रहे होंगे, बट इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, मतलब ये इतनी एक्सेलरेशन से आगे नहीं जा रहा होगा जितनी एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर अगर मतलब बी पार्ट के अंदर आपने देखा कि 45 न्यूटन है, तो जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, वो हमने पहले आपको पहले वाले पार्ट्स में भी कैलकुलेट कर रखा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पे, ठीक है, विच इज अ मोर इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। इस केस के अंदर क्या है कि इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा है और इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हमको इनके अंदर A1 और A2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम करते हैं कि सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, तो ये थोड़ा आसानी से एनालाइज हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही होगी, आगे की तरफ लग रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो इसको आगे फेंक रही होगी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन है तो हमको ये पता चल गया, अब हमको म्यू के की वैल्यू लेनी है, ना कि म्यू एस। तो ये क्या होगा, म्यू के इंटू म्यू के 2 इंटू n2, n2 की वैल्यू यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, n2 विल बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू m स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे म्यू के 2 इंटू एम जी, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू A2, ठीक है। इससे हमारा m से m यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इट एम्प्लाइज हमारी A2 की वैल्यू क्या आई,
A2 की वैल्यू आई 0.3 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक होगा वो इतनी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो आप देखें कि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है इसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से लग रहा है N2, एक नीचे वाली ब्लॉक की वजह से N1, एक नीचे लग रहा है mg, इसका खुद का जो मास है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ, एक फ्रिक्शन की वजह से इस ऊपर वाला ब्लॉक लगाएगा, नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो होगा वो पीछे की तरफ इसको खींचेगा। सिमिलरली एक ग्राउंड की वजह से नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इनकी इक्वेशंस बनाएं तो क्या बनेंगी, पहले अगर ऊपर वाले ये वर्टिकल डायरेक्शन में बनाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनी, N1 क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और इज इक्वल्स टू N2 प्लस mg। यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखे थोड़ा, मतलब जो फोर्स इक्वेट कर रही है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है N1, नीचे की डायरेक्शन के अंदर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो N2 और एक mg। तो N1 विल बी इक्वल टू N2 प्लस mg। अब N2 की वैल्यू आपको पता है स्मॉल mg होती है, स्मॉल mg प्लस mg, ठीक है ना। तो इससे क्या आई, N1 की वैल्यू आ गई आपकी m प्लस m इंटू जी। ये N1 की वैल्यू हमने पहले भी यूज़ करी थी, एक तरह से मैंने आपको दोबारा ड्राइव करके दिखा रहा हूँ बाय एनालाइजिंग ओनली दिस ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या बनेगी, अब क्योंकि इस ब्लॉक की कुछ एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगी, वो जो एक्सेलरेशन होगी वो इस वजह से होगी। मतलब आप कभी भी ये देखें कि जहाँ पे भी अगर सिर्फ जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आ सकती। ठीक है, कभी भी किसी भी केस में आप ये ध्यान रखें, अगर सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मतलब रियलिस्टिक उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आप वो नहीं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी कभी भी इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी। मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लग रही है, क्योंकि इस फोर्स को वो अपोज कर रही है। जब अपोजिंग फोर्स होती है ना, तो जो अपोजिंग फोर्स जो हमारी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर अपोजिंग फोर्स लगती है तो ये कभी भी मोशन नहीं दे सकती, मतलब कभी भी एक्सेलरेशन नहीं दे सकती। तो हमेशा जब भी ये अपोज करी होगी इस फोर्स को, तो हमेशा जो भी एक्सेलरेशन आएगी वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, वरना इन पार्ट्स में ये कम लग जाएगी और ये इसको इक्वेट कर देगी। ठीक है, तो अब हम अगर देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी उस साइड को लग रही है, तो हम इसको देखते हैं। तो क्या आएगा, F माइनस म्यू एस, सॉरी यहाँ पे म्यू एस नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू के 2। ठीक है, तो F माइनस म्यू के 2 इंटू N2। ठीक है, अगर इन दोनों मतलब इधर वाली देखें तो म्यू के 1 N1, ठीक है, इज इक्वल्स टू M इंटू A1। अब हमको म्यू के 2 की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू 0.3, N2 की वैल्यू पता है, N2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, N2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी जो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, और म्यू के 1 इज इक्वल्स टू 0.1 एंड N1 इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू जी। और m आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, f की वैल्यू आपको 90 पता है। तो इससे जो a1 की वैल्यू आती है, a1 की जो वैल्यू आपकी आएगी that will come out to be तो जो आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको आसान से सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को वैल्यूज डालकर। तो आपने देखा कि A1 की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 की वैल्यू आई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो दोनों की अलग है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। और B केस के अंदर दोनों की सेम ही एक्सेलरेशन आई थी जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। ठीक है, और उससे पहले वाले केस के अंदर इन दोनों की एक्सेलरेशन 0 थी। अब हम एक और कंसेप्ट के ऊपर आते हैं जिसके अंदर ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाकी सब वही थर्ड पार्ट से बाकी सब चीज़ें सेम है, बस नीचे की लगने की जगह ऊपर लग रहा है। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि जब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, इस ब्लॉक के ऊपर, जब ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम फोर्स लगा रहा होगा
तो वो कितनी लगा रहा होगा और उस मैक्सिमम फोर्स पर ये कितना मूव कर रहा होगा, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो वही सिस्टमैटिक वे में चलना है आपको हर प्रॉब्लम के लिए। तो ये एक सिस्टमैटिक वे है। सबसे पहले इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स देखते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है, म्यू एस इंटू N2, और N2 की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, दैट इज 5 इंटू जी, तो 50 इंटू 0.4, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। तो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पर सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स आगे मैक्सिमम लग सकती है। बट अब हम नीचे वाले ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर देखें तो मैक्सिमम फोर्स पीछे की डायरेक्शन में क्या लगेगी, मैक्सिमम फोर्स जब भी ये स्टेशनरी होगा तो फोर्स कितनी लगेगी, म्यू एस 1 इंटू N1 कितना है 0.2 इंटू 150, N1 हमने जो पहले कैलकुलेट करा था, दैट कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। अब क्या है कि ये जो फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये आगे की डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको आगे मूव कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है मैक्सिमम, ये कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर पा रही। ये 20 न्यूटन जो ये मैक्सिमम है, ये इसके से हमेशा कम है। हमको मिनिमम इतनी फोर्स चाहिए आगे की डायरेक्शन में, तब ये ब्लॉक आगे मूव होगा। तो उस केस के अंदर ये कभी ब्लॉक मूव ही नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम हुई हमारी, हमने देखा कि बिल्कुल सिंपल हो गई है। सिर्फ हमको इस ब्लॉक के लिए कैलकुलेट करना है। कोई भी फोर्स की वैल्यू हो यहाँ पे, हमेशा A2 की वैल्यू जो इस केस के अंदर आएगी, दैट विल कम आउट टू बी 0, ठीक है ना। तो A1 यानी जो ब्लॉक 10 है, ये जो ब्लॉक ऑफ मास 10 है, इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी हर एक केस में, चाहे हम यहाँ पे जितनी भी फोर्स लगा दें, ये 0 ही रहेगा, ये हमेशा स्टेशनरी ही रहेगा। क्योंकि इसकी जो नीचे वाली जो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स है, ये 30 न्यूटन है और कोई भी फोर्स इसको ओवरकम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आई हमारी बिल्कुल सिंपल हो गई है। इसको अगर हम ग्राउंड ही मान लें, इस एक तरह से, अब हमारे लिए जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, ये एक तरह से ग्राउंड हो गया है। तो बस हमको जो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है अलग अलग फोर्सेस के लिए, उसके अंदर 5 kg का ब्लॉक लेंगे, इसके ऊपर F लगाएंगे और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग केसेस में लगेगी, ये आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप ही एनालाइज कर लें। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक कॉइन पड़ा है ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस ऑफ d, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ अ डिस्क। ये जो डिस्क है, ये डिस्क एक टाइम t इज टू 0 पे अल्फा से रोटेट, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो उसकी होती है उससे रोटेट करना स्टार्ट करती है, और उसके ऊपर एक कॉइन पड़ा है। और जो कॉइन और डिस्क है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और अब हमको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कॉइन और इसके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो इनिशियली तो वो इसके साथ ही मूव करेगी, बट थोड़े टाइम बाद ये स्लिप करने स्टार्ट हो जाएगी। और उस टाइम तक कितने रेवोल्यूशंस हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जर्वर है वो डिस्क के ऊपर ही खड़ा है। तो उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम एक कहना, सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस कॉइन का, और उसके लिए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर देते हैं, जैसे एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में और वाई इसमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, एक तो m ओमेगा स्क्वायर डी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। कोई भी ऑब्जर्वर इसके ऊपर खड़ा है तो वो उसको देखेगा कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये उसके लिए बाहर की तरफ है। दिस इज एक्चुअली द सूडो फोर्स। एंड सिमिलरली एक और सूडो फोर्स है, मतलब जब ये रोटेट कर रहे हैं, एक तो अल्फा वाली सूडो फोर्स है जो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर लग रही होगी। ये सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, और एक और सूडो फोर्स लगेगी जो अल्फा की वजह से लगेगी। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है, जो इसकी तरफ से जो फोर्स आती है ये हमेशा इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर आती है, लेकिन ये एक्चुअली अल्फा लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो दैट विल बी इन डाउनवर्ड, इन दिस डायरेक्शन, नॉट डाउनवर्ड, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये एक्चुअली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना करें, एक्चुअली बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। और इस कॉइन के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको नहीं पता किस डायरेक्शन के अंदर है,
वो बस हमने एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले ली एफ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एफ नेट निकालते हैं। मतलब ये एफ नेट क्या है, ये एक्चुअली है जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो सूडो फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। अब सूडो फोर्स की नेट वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एम अल्फा डी का होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है एफ इज इक्वल टू, जब भी सूडो फोर्स लगती है तो एफ इज इक्वल टू एम ए करते हैं। तो ये जो सूडो फोर्स है ये इसके इक्वेट करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है, दैट इज म्यू एम इंटू जी, मतलब म्यू एन होता है एंड एन इज इक्वल्स टू एम जी है इस केस के अंदर। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर सिर्फ ये दोनों फोर्सेस हैं तो म्यू एम जी है। बट ये जो म्यू एम जी है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब जो ये नेट फोर्स होगी, जो ये नेट सूडो फोर्स होगी, ये हमेशा इससे कम होगी। जिस केस में इससे कम होगी तब जो हमारा जो कॉइन है वो उसके रिलेटिव मूव नहीं करेगा। तो ये हमारी मैक्सिमम फोर्स है। अगर ये हमारी ये जो सूडो फोर्स है ये इसको एक्सीड करती है, सिर्फ उस केस के अंदर हमारी स्लिपिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो जब हमको लिमिटिंग कंडीशन देखनी है तो लिमिटिंग कंडीशन में हम यहाँ पे साइन लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये फोर्स हमेशा इससे कम या इसके इक्वल होनी चाहिए तभी ये इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो अब हमने देखी कि ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको अल्फा पता है, डी पता है, एम पता है, सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ ओमेगा नहीं पता था। तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आ गई ओमेगा की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओमेगा जो है इस साइन से हमको क्या इन्फर होता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है अगर इस वैल्यू से कम रहेगी, हमारी जो ओमेगा है अगर इतनी वैल्यू से कम रहेगी तब तक ये स्लिप नहीं करेगा। बट जैसे ही ये इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, इसके थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा आ गई। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था, टाइम टी। टाइम टी कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब आपको पता है इनिशियली ये रेस्ट पे था, जो हमारी बॉडी थी ये रेस्ट पे था, तो ये जो हो गया ये हो गया जीरो। ओमेगा नॉट जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। तो टाइम टी आ गया ओमेगा बाय अल्फा, और ओमेगा की वैल्यू आप ये वाली डाल देंगे यहाँ पर तो टाइम टी आ जाएगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किससे आते हैं, एक्चुअली जितने थीटा से हमारी वो रिवॉल्व हुई है उससे रिलेटेड है हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। लेट अस से कि हमारा जो डिस्क है वो 2 पाई एंगल से रोटेट कर चुका है, तो हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, 1, क्योंकि एक रेवोल्यूशंस के अंदर 2 पाई रेडियन का एंगल कवर होता है। तो हमने क्या कैलकुलेट करा, डेल्टा थीटा कैलकुलेट करते हैं कि अभी तक मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से इस टाइम तक कितने रेवोल्यूशंस हो गए हैं, या फिर जब तक 0 से हमारी 0 एंगुलर वेलोसिटी थी और 0 से इतने तक आई, इस ओमेगा तक आई, उस वक्त तक हमने कितने थीटा रोटेट हो गई हमारी डिस्क, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो आएगा वही यहाँ पे ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो क्या आया, ये हट गया तो 2 अल्फा नीचे आ गया, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे तो आपको डेल्टा थीटा मिल जाएगा। अब आपको डेल्टा थीटा मिला तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, तो आप इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे 360 से डिवाइड ना करें, क्योंकि जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं इसके अंदर जो थीटा होता है ये रेडियंस में डाला जाता है। जैसे रेडियंस में वही आपको जो पता है पाए हो गया, जैसे पाए जो होता है ये 180 डिग्री जब होता है तो ये पाई रेडियंस में डिनोट होता है। ऐसे ही पूरा एंगल पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री होगा तो 2 पाई होता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है थीटा की ये रेडियंस में होती है, तो हमको जो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा वो भी रेडियन से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिग्री से डिवाइड करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो रेडियंस में ही आएगा और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसी से आएगा। अब हम इसको इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से उसको क्या दिखेगा, उसको क्या दिखेगा कि एक कॉइन पड़ा है एक डिस्क के ऊपर, ठीक है,
उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है F, मतलब N और mg तो इसको दिखेंगे ही, N और mg तो पता ही चलेंगे इसको, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है। बट एक फोर्स लगेगी F, वो कहीं पे भी लग सकती है, उसको नहीं पता, उसको नहीं दिख रहा। अब बट इसकी एक ये जो फोर्स होगी उसके लिए उसको क्या लगेगा कि F, आपको पता है कि जो F है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको ये लगेगा कि यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको हेल्प कर रही है रोटेट करने में, या जो नेट इसकी एक्सेलरेशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो सिर्फ F की वजह से आ रही है। F यानी हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू m, जो मास ऑफ द बॉडी है, एंड a यानी जो हमारी नेट एक्सेलरेशन है। ये कितनी है, इसको जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर r बाहर की तरफ, एक तो ये वाली एक्सेलरेशन है, और एक अल्फा t ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको जो एक्सेलरेशन, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ये ही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी। अगर हम ग्राउंड से देखें तो F इज इक्वल्स टू एम ए होगा, m जो बॉडी का मास है। अब उसको एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी, जैसे ये जो बॉडी है और ये डिस्क पे रखी हुई है, लेट अस से कि इसको रब कर देते हैं, यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। जो इसकी एक्सेलरेशन इसको कितनी लगेगी, एक तो ओमेगा स्क्वायर r अंदर की तरफ जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है आपकी, और अल्फा t इस डायरेक्शन के अंदर, अल्फा r अल्फा d इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसको जो नेट एक्सेलरेशन दिखेगी वो इस डायरेक्शन के अंदर दिखेगी, दैट विल बी इक्वल टू a, एंड a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर d का होल स्क्वायर प्लस अल्फा d का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो वही चीज आ गई। F हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू mg इज इक्वल्स टू m d बाहर लिया है तो ओमेगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो आपने देखा कि दूसरे फ्रेम से भी सेम इक्वेशन आ गई, और इसको फिर आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जो आपने ए और बी पार्ट्स निकाले थे, और आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आप किसी भी फ्रेम से इसको कर सकते हैं एनालाइज, जो फ्रेम आपको आसान लगे।